आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो कुल हमारा टारगेट ये है समझना कि कोई भी मास दूसरे मास को खींचता अगर है तो वजह क्या है, इस इनविजिबल क्वांटिटी कौन सी है जो इसको खींचती है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइन। द पॉइंट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इटसेल्फ इज नॉट व्हाट डज इट, व्हाट क्रिएट्स सच एन इफेक्ट। फाइन, व्हाट हैपेंस इज एक मास अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड फैलाता है। क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों ये फील्ड आप ऐसे समझ सकते हो, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज को खींचता है बिना कांटेक्ट के, इट इज नॉट द चार्ज दैट अट्रैक्ट्स द अदर चार्ज, इट इज द फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज दैट अट्रैक्ट्स द अदर चार्ज। इस तरह से एक मास का फील्ड होता है। फील्ड मतलब इसने एक मॉडिफिकेशन करी है स्पेस में। डोंट थिंक इट इज सम ख्याली क्वांटिटी, नहीं, इट इज अ रियल क्वांटिटी। ओके, एक मास ने अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड सेटअप किया होता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से, किस स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से फैलता है। यानी कि कुल मिला के 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से वो दूर भागता रहता है। कुल मिला के हमारी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अभी भी फैल रही है। यू शुड नो दैट, ठीक है कि नहीं? इट्स गेटिंग अवे एंड अवे एंड अवे। द ओनली डिफरेंस इज कि जितना दूर जाएगा उतना कमजोर पड़ता है फील्ड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, यू कैन नॉट एग्जैक्टली से कि खत्म होगा, बहुत इतना कम होगा कि इनसिग्निफिकेंट होगा। जैसे हमारे पे इस वक्त भी कई स्टार्स का इतना पुल होगा कि हम उसको फील तो नहीं कर रहे हैं, ना ही अर्थ पे उसका फर्क पड़ता है इतना, लेकिन जो नियर बाय स्टार्स हैं उनका असर पड़ता ही पड़ता है। मे बी दैट इज द रीजन कि हमारा सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट है या कुछ और है ना, सर्कुलर नहीं है। मे बी दैट इज द रीजन। आई एम जस्ट नॉट सेइंग ऐसा कुछ है, मैं जस्ट कह रहा हूं कि हमने जो कैलकुलस लॉ पढ़े उसमें हमने एज्यूम किया था एक सन और एक अर्थ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना स्पेस में। देयर आर अदर स्टार्स which might affect the Earth's this trajectory. There are other planets in the solar system which can also alter maybe to some degree. So I'm not getting into that. ये मेरा एरिया भी नहीं है, मैं चाहता भी नहीं आप ये सोचे कि अब हम कहानी बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। What I am saying is कि जो अर्थ और सन के अलावा जो भी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस हैं, दे आर नॉट वेरी सिंपल। दे हैपन बिकॉज, ध्यान रखना, एक मास अपनी वजह से एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड में दूसरा मास फंस के फोर्स एक्सपीरियंस करता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से इसका एक मैकेनिकल एनालॉजी बताता हूं मैं। एक मकड़ी है, वो अपने आसपास जाल बिछाती है, ठीक है कि नहीं, और उस जाल में मक्खी फंसती है, ना कि मकड़ी के हाथ में। क्लियर है कि नहीं? दिस इज एग्जैक्टली हाउ fields behave, right? They are established already in the space. They are ready to act whenever there is a mass, and they are ready to act, experience, make it experience force. Clear है कि नहीं? Okay? समझ गए कि नहीं? हाँ या ना? So much so कि हम कहेंगे कि अगर एक मास है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, लेट्स कॉल इट जी वेक्टर। यहाँ पे छोटा टेस्ट मास है, छोटा मास m रखा हमने, ये मान लो बड़ा मास है, ठीक है। दिस मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इक्वल टू m इंटू जी। याद रहेगा ये चीज, ठीक है कि नहीं? ओके, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड g इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सिंपल टर्म्स, और यही हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ का मेजर है। G is acceleration due to gravity of a mass, and that is measure or strength of the field due to the mass at that point. बच्चों ये चीज दिमाग में उतारना थोड़ा सा टिपिकल होता है, मैंने बार बार कहा है ये बात। खैर मैं अभी ऑफलाइन डिस्कशन आप लोगों से कर रहा था, आई विल कंटिन्यू दैट। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये समझनी है, दिमाग में डालनी है ये बात कि एक मास रियलिटी में
क्या करता है, इट स्टार्ट, जैसे ही मास एक पॉइंट पे रखा आपने, लेट्स से अर्थ की बात करें, अर्थ जैसे ही यहाँ पे आई होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इट स्टार्ट्स सॉर्ट ऑफ रेडिएटिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स रेडिएटिंग, बट सॉर्ट ऑफ इट स्टार्ट्स, ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम इट, इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि आसपास स्पेस को ये ग्रेविटिफाई कर लेता है, क्या कर लेता है, अपने हिसाब से चेंज करता है। पहले जब अर्थ ना रही हो तो मास इधर नहीं आना था, अब जब अर्थ है तो मास आएगा। डोंट यू रियलाइज द स्पेस इज डिफरेंट। मान लो यहाँ पे एक मास रखा मैंने, ठीक है, मैं जाने दिया तो कहाँ जाता है, नीचे। अब सपोज अर्थ ना होती तो कहाँ जाता है ये, दैट मीन्स द मास हैज बीन मॉडिफाइड, दिस सॉरी स्पेस हैज बीन मॉडिफाइड। ये जो रूम है इसको चेंज किया है हमारी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। दैट इज वाई समथिंग इनविजिबल, इट इज नॉट समथिंग वी कैन फील इन जनरल। मैं बोलूंगा कि भाई गर्मी लगेगी या कुछ, इसको हम फील करते हैं बाय फीलिंग आवर वेट, ठीक है। मैं अगर यहाँ खड़ा हूं, देखो मेरी बॉडी का एक एक पार्ट पुल फील करता है, पैर हो गए, हाथ हो गए, सिर हो गए, मेरा ब्लड है अंदर, इवन दैट इज फीलिंग दैट पुल डाउनवर्ड्स। डू यू रियलाइज इट? ग्रेविटी, आप छुप नहीं सकते ग्रेविटी से। आप सोचोगे मैं रूम के अंदर बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी और ग्रेविटी मुझे देखना बंद कर देगी, नहीं, to continue to pull. The whole space is compromised, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। The whole of space is actually pulling you, ऐसे समझ लो आप, ठीक है कि नहीं। मैं नहीं कहता आप देखो आपके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा हो जाए, मैं बोलूंगा कि स्पेस ही पुल कर रहा है, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, बट एटलीस्ट इतना समझ सकते हो आप कि समथिंग हैपेंड इन दिस स्पेस, that it's no longer the space it was before the presence of this mass, in our case earth, ठीक है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? फिर से बताऊं, शेल, तो शेल की ग्रेविटी नहीं करेगी आपको कुछ, लेकिन बाहर जो मास तो करेगी। व्हाट हर्षित इज सेइंग, इट्स अ गुड जेन्युइन क्वेश्चन, कि अगर आप शेल के अंदर बैठ जाए तो शेल की ग्रेविटी आपको खींचेगी नहीं, ये बात सच है, ओके। लेकिन अगर नीचे अर्थ है, अर्थ की खींचेगी बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। शेल विल नॉट बी एबल टू पुल और पुश यू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। शेल थ्योरी का पार्ट आया नहीं, यस्टरडेज पॉइंट, राइट, कि शेल के अंदर होगा तो शेल आपको खींचेगा, किसी भी तरफ को नहीं, ये बात सच है। लेकिन मेरे बच्चों, इंटरेस्टिंग बात, अगर बाहर कोई मास है तो खींच पाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर एक शेल में मैंने एक मास ऐसे लटका रखा है और कहीं ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, यहाँ एक और मास अगर मैं लाऊं तो ये मास ऐसे, इट माइट ट्राई टू मूव, इवन शेल भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शेल इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, दैट्स व्हाट इट मीन्स, ओके। वापस जाऊं मैं, ठीक है। तो बेटे ये बात याद रही। तो क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड? इट इज द स्पेस अराउंड अ मास वेयर इट इज एबल टू एक्सर्ट इट्स फोर्स ऑन दैम, ठीक है कि नहीं। इट्स अ स्पेस अराउंड अ मास वेयर इट इज एबल टू एक्सर्ट इट्स इफेक्ट, इट्स फोर्स, ठीक है, ऑन अदर मासेस। सही बात है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो ना, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। इट इज द स्पेस अराउंड, स्पेस के बदले लिखूंगा मॉडिफाइड स्पेस, राइट, अराउंड अ मास वेयर इट is able to exert force on other masses. बच्चों, I might be putting this thing into your mind too early, but I feel कि एक फिजिक्स स्टूडेंट को समझने की का पूरा हक है ना, कि मैं आपको झूठ ना बोलूं, मैं आपको ये चीज ना बोलूं। देखो कॉन्सेप्ट है, इट हैज टू बी केप्ट इन योर माइंड कि कैसे हो रहा है, और बेटे इसके पीछे फिलोसफीज है, आज भी चला हुआ है रिसर्च। ये बात, फिजिक्स इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, क्लोज कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल तक की ये थ्योरी है कि ग्रेविटेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, ओके। जब एक मास कैसे करता है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, एक मास अपने अराउंड स्पेस को मॉडिफाई करता है, और किस स्पीड से फैलता है ये मॉडिफिकेशन? स्प्रेड्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तुमने कभी सुना है कि कहते हैं कि अगर सन अपनी ग्रेविटी बंद कर दे तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा? सुना है ना? तो उसका फंडा यही तो है कि सन से यहां तक जितना टाइम लाइट को लगता है आने में, उतना ही टाइम ग्रेविटी को लगता है आने में। सही बात है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? कि नहीं? नहीं सुना है?
ये मैंने पहला कोटेशन, दैट इफ इट स्टॉप्स द ग्रेविटी वील अंडरस्टैंड इट आफ्टर 8 मिनट्स। व्हाट डज इट मीन? वहां से यहाँ जितना टाइम लाइट को आने में लगता है उतना ही ग्रेविटी को आने में लगता है। जैसे ही सन की ग्रेविटी खत्म, तो वो जो खत्म एक तरह से बंद, इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे ही वहां ग्रेविटी एक तरह से स्विच ऑफ हो गई, वो स्विच ऑफ होना हमारे पास कब तक पहुंचेगा? ठीक है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जिस तरह से मान लो लाइट कोई ब्लॉक करे हमारी, तो 8 मिनट बाद अंधेरा होगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर? इट इज हाइपोथेटिकल, ऐसा करने वाला नहीं है कोई, ना ही इट सीम्स टू बी पॉसिबल, इम्पॉसिबल एक्चुअली, है ना? सही बात है कि नहीं? तो ये ऐसी, ठीक है, ग्रेविटी भी इसी स्पीड से ट्रेवल करती है। इसलिए मैं आज भी कहूंगा, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे स्टार्स अभी भी हम तक अपनी ग्रेविटी नहीं पहुंचा पाए हैं। ठीक है कि नहीं? अभी भी हम तक सबकी ग्रेविटी शायद नहीं पहुंची, और लाइट भी नहीं पहुंची, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से फैलते हैं, चलते हैं। ठीक है कि नहीं? देयर इज अ लॉट ऑफ, जैसे मान लो एक लैंप ऑन किया मैंने, उसकी लाइट फैलती है, ठीक ऐसे ही ग्रेविटी फैलती है। ये चीज मन में बिठाओ, अटपटी लगेगी तुम्हें, लाइट का फैलना अटपटा नहीं लगता है, इट्स नॉर्मल फॉर अस, आई कैन कॉल इट मैजिक अगेन। इन द सेम वे आई एम आस्किंग यू टू बिलीव इन समथिंग, कि एक मास अपने आसपास एक तरह की रोशनी फैलाता है, ग्रेविटेशनल रोशनी। ठीक है? जहां जहां वो रोशनी पहुंचेगी, वहां वहां मास स्पेस का असर स्टार्ट हो जाएगा। वी कॉल इट मॉडिफाइड स्पेस, क्या बोलेंगे इसको, या ग्रेविटेशनल फील्ड। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छे से बैठ गए दिमाग में? मैं ये नहीं चाहता कि आप इसमें ये सोचें क्यों, प्लीज, है ना? एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ। आई डोंट थिंक आई हैव द मीन्स टू टेल यू व्हाई, है ना? दैट्स समथिंग स्टिल इन रिसर्च, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। यहां तक समझ गए कि नहीं? इतना समझ गए मेरे बच्चे? तो इसके बाद वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी या इसकी पावर कितनी है ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है? व्हाट आई मीन टू से इज, अगर एक मास है, ये अपने आसपास ग्रेविटी इसने एस्टेब्लिश कर ली है, एक बार एस्टेब्लिश हो गई तो दैट्स इट, फिर आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन जहां एस्टेब्लिश हो चुकी है वहां बनी रहेगी। यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे स्ट्रेंथ कितनी है ग्रेविटी की, इसकी वजह से, ये अगर मास m है, तो यहां पे एक छोटा मास m रखते हैं, छोटा मास m, ओके? अगर हम कहें द फोर्स ऑन द स्मॉल मास इज इक्वल टू m इंटू द स्ट्रेंथ of gravity, that strength of gravity is measured as acceleration due to gravity। ये आप नोट कर सकते हो स्टेटमेंट। ठीक है? दिस इज acceleration due to gravity। देखो बेटे, हमें पता कैसे लगेगा कि स्ट्रॉन्ग कितना है? जितना ज्यादा फोर्स होगा एक मास पे, ठीक है, उसी हिसाब से हम बोलेंगे यहां ज्यादा ग्रेविटी है। तो स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाता है तो acceleration due to gravity multiplied by mass gives you the force, या घुमा के हम इसको लिख सकते हैं g at a point is equal to force on a mass divided by that mass। ठीक है? फोर्स ऑन अ मास डिवाइडेड बाय दैट मास इटसेल्फ। ओके? अगर आपने किसी पॉइंट पे एक मास रखा, उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, उस फोर्स को मेजर किया, और फिर उस मास से डिवाइड, तो फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है कि नहीं? कोई सवाल है बच्चों? एक मैजिकल चीज हो रही है, खुद सोचो आप, कैसे एक मास यूं ही नहीं अट्रैक्ट करते। देखो, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को, ठीक है? इसीलिए हम बहुत ज्यादा ना फिर एक्सप्लोर नहीं कर पाते। डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। व्हाई शुड यू टेक फॉर ग्रांटेड? एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्यों दूर से खींच रहे? तुम खींच के दिखाओ किसी को, ऐसे है, होगा नहीं। यू नीड अ रोप, यू नीड अ बिग, क्या बोलूं मैं, डंडा उठाना पड़ेगा धक्का देने के लिए। सही बात है कि नहीं? बट Earth doesn't require anything to pull us, and we are constantly stuck to Earth. Don't take it lightly. ठीक है कि नहीं?
कहते हैं कि अगर हम सपोज जुपिटर पे खड़े हों तो इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी है उसकी कि वो हमें हमारा अपना ही वजन 800 केजी फील होगा हमको, ठीक है, हम चल नहीं पाएंगे। और सच में कहूँ, हमारे जो मतलब आई हैव टू से दिस जस्ट टू मेक यू इमेजिन थिंग्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स खिंच खिंच के नीचे गिरेंगे बेटे। जस्ट इमेजिन हमारी आंखें बाहर आ जाएंगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई कंटिन्यू टू टेल एवरीवन, वी आर डिजाइंड फॉर दिस अर्थ, वी आर डिजाइंड टू सर्वाइव दिस अर्थ, वी आर डिजाइंड टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस अर्थ। यहाँ की ग्रेविटी, यहाँ का एवरीथिंग इज सूटेड फॉर आवर सर्वाइवल। जस्ट इमेजिन, ठीक है, ओके। अर्थ की ग्रेविटी ठीक उतनी है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब एक पर्टिकुलर अमाउंट में चिपके हुए हैं हमारी अर्थ से। सोचो इस बात को। तूफान आते हैं, बरसात होती है, मानसून आता है, सब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है कि नहीं? इट्स अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड दैट कीप्स इट इंटैक्ट। अगर इंडिविजुअल इंटरेक्शन होने लग गई तो कुछ पार्टिकल्स छूट के चले गए, ठीक है, कुछ छुप के निकल गए, ठीक है। तुमने ए को खींचा, बी पीछे पीछे था, छुपा हुआ था, बी पता ही नहीं लगा अर्थ को कि बी भी था वहां पे, ठीक है। यस, समझ पा रहे कि नहीं? राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लेन उड़ रहा है, एक प्लेन, उसको नीचे आना है, वो तो नीचे आ रहा है, दूसरा बेचारा नीचे नहीं आ पा रहा है, बिकॉज ग्रेविटी यूज करते हैं हम प्लेन लैंड कराने के लिए। सही बात है कि दिस इज वेरी वेरी स्पेशल स्टफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन दैट कंटेक्स्ट। दैट्स हाउ आई वुड आस्क यू टू डू इट, ठीक है। बाकी ठीक है, इस फील्ड की स्ट्रेंथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो एक मास अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पे कोई भी और मास अगर आप रखो, दे विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। अब आप खुद बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ ज्यादा होगी या मून ज्यादा होगी? ठीक है, वी नो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर सन ज्यादा होगी या अर्थ ज्यादा होगी? सिंपल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अ ब्लैक होल विल बी टू लार्ज, फाइन, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। ओके बेटे, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू स्टफ व्हिच आई वोंट बी एबल टू आंसर अबाउट। दिस इज, मैं कई बार फील करता हूँ हम बहुत कुछ सीख चुके हैं एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एनर्जी लेवल्स एंड स्टफ। ग्रेविटी इज द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कौन है? ग्रेविटी, ठीक है कि नहीं? इसका तो ऊपर वाला ही जानता है क्या किया होगा, ठीक है। बट ऑल आई, मेरा जो बोलते ना, मैं एक मैसेंजर हूँ आज इस चीज का, ग्रेविटी समझाने का, तो मैं इतना ही बोलूंगा बेटे, द मैसेज इज सिंपल। अर्थ or any other mass ensures that there is a field around it. The space around it is such that it attracts masses towards it. ऐसे समझ लो, एक सन है, उसके अराउंड कितने प्लैनेट्स? 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। प्लूटो हैज बीन स्ट्रक आउट, है ना, इट्स नो मोर अ प्लैनेट, यू शुड नो दैट, ठीक है। प्लूटो के नेप्च्यून, हाँ प्लूटो लास्ट वाला जो बाहर से, वो इट्स नॉट अ, ठीक है। एनीवे, छोड़ो उस बात को। तो इतने सारे प्लैनेट्स कैसे हैंडल होते हैं एक सन से? अगर वो एक एक करके घुमा रहा होता तो कभी ना कभी गलती हो ही जाती। सही बात है क्या? जस्ट इमेजिन कैसे दूसरे प्लैनेट्स रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, अलग अलग तरीके से। इट इज ब्यूटिफुल एंड नथिंग लेस, इट इज मैजिक एंड नथिंग लेस। दैट्स व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा एग्जाम वाली भाषा में बात करते हैं, ठीक है कि नहीं? अब आई बात एग्जाम की, याद है, समझ गए कि नहीं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनी पार्टिकल्स मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड हम ये सब बातें करेंगे अर्थ के लिए। नोट तो नहीं करना था? कर लिया है? ठीक है, हम बोलेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मैं बार बार ग्रेविटेशनल फील्ड ना यूज करके मैं बोलूंगा अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, जिसको हम जी बुलाते हैं, ठीक है कि नहीं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की बात करेंगे स्पेसिफिकली। तो अगर ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर अगर हमने मेजर करना है, तो मास ऑफ अर्थ एम ई कह लो। यहाँ पे मैंने छोटा मास एम रखा, ये जनरली छोटा होना चाहिए बिकॉज अब अगर अर्थ की बात हो रही है तो अगर हम वहां से लेट से सैटर्न ले आए या जुपिटर ले आए तो फिर उसकी बात ज्यादा होगी, है। खैर ये मजाक में कह रहे हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट मास। क्या बोलते हैं इसको?
टेस्ट मास अर्थ, ठीक है। तो एट अ डिस्टेंस हमने कल पढ़ा शेल थ्योरी एंड स्फीयर पे जो एप्लीकेशन है उसका, अर्थ इज मोर लाइकली अ स्फीयर, तो हम इसको क्या मान सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, पॉइंट मास एट इट्स सेंटर, ठीक है। इसका भले ही रेडियस कैपिटल आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ नियर इट एट अ डिस्टेंस आर इज g(m)m बाय आर स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स बेटे, सही बात है कि नहीं। फोर्स ऑन दिस मास इज इक्वल टू दिस फोर्स पर यूनिट मास, g इज इक्वल टू f बाई स्मॉल m, दैट इज इस पे जब स्मॉल m हटाएंगे तो g m(e) बाय आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। आप चाहें तो आपको जरूरत नहीं है अर्थ के लिए ही करना, आप किसी भी मास m1 m2 के लिए कह सकते हैं, बट m2 शुड बी वेरी स्मॉल फॉर द टेस्ट पर्पस, ओके। g m1 by r square is practically the acceleration due to gravity because of this at this point r। क्लियर है कि नहीं। मैंने ये कराया है, दिस इज फॉर आर पर्टिकुलर पर्पस, दिस इज जनरल डेफिनेशन, इसमें कुछ नया नहीं है बेटे। फोर्स पर यूनिट मास खत्म, ठीक है कि नहीं, नोट कर लिया। इतनी सी गेम बेटे, इतनी सी गेम है, लेकिन याद रहे बेटे आर ग्रेटर देन आर ई, और इक्वल भी चलेगा, ठीक है कि नहीं। होती है, बिल्कुल होती है। नहीं 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 नहीं, अर्थ की है ना ये। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल। एज यू गो अवे फ्रॉम द अर्थ एक्सेलरेशन ग्रेविटी, कल नहीं बोला था मैंने, न्यूटन ने बोला था कि मास अर्थ मून जो है, मून पे एक्सेलरेशन काफी कम होनी चाहिए, इसीलिए तो 1/r² का कॉन्सेप्ट दिया था उसने एक्सेलरेशन से ही वो बात निकाली थी। और पूछो अपना सवाल, इज देयर समथिंग एल्स यू वांट टू आस्क। मुझे ऐसा लगा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कोई, ठीक है। देखो अगर मास सपोज मैंने ये m के बदले 5m यूज किया, तो डिवाइड भी क्या होगा 5m, 5m 5m खत्म। तो it depends on the planet, right? It doesn't depend on the test mass, okay? ध्यान रखना, does not depend on the test mass, okay? मुझे ना डर लग रहा है, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि मैं कोई कहानी बता रहा हूँ इनको ग्रेविटी की। ये चीजें थोड़ी सी ना अजीब है, मैजिकल है, ठीक है। जैसे 3 फील्ड्स है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो आप, ठीक है। चार्ज प्रोड्यूस करते इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी चार्ज उसको टक टक टक। मैग्नेट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को और मैग्नेट्स को, ठीक है कि नहीं। इससे में ग्रेविटी क्या करती है, प्रोड्यूस, मास क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड इट अट्रैक्ट्स एवरी अदर थिंग अराउंड इट, ओनली अट्रैक्ट्स यूजिंग दिस ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है कि नहीं। दिस इज समथिंग फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स की जो बैकबोन है, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड्स। नहीं तो जो चीजें हमें दिख नहीं रही है मेरे बच्चों, उन पे फोर्स कैसे लगा रहे हैं और इमीडिएटली कैसे लगा रहे हैं। हाउ डज अर्थ अंडरस्टैंड। देखो अगर अर्थ का इंट्रैक्शन होता किसी फार ऑफ ऑब्जेक्ट पे, तो पहले अर्थ यहां से ग्रेविटी भेजती, उस इंट्रैक्शन में तो टाइम लगना था, ऐसा होता नहीं है। द थिंग इज ऑलरेडी देयर, जैसे मास कहीं पे पहुंचा वहां फोर्स है, अगला फोर्स 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 हर जगह पे। देयर इज नो गैप इन बिटवीन, देयर इज नो गैप इन बिटवीन टू इवेंट्स ऑफ फोर्स। समझ रहे मेरी बात की नहीं, एक फोर्स हर जगह पे फोर्स लग रहा है। प्रोजेक्टाइल में भी देखा हमने, जैसे वो उसकी पाथ ऐसे होती है, तो हर पॉइंट पे फोर्स लगाया है हमने, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी माना, याद है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ लगा फिर बीच में गायब हो गया, ठीक है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कर। तो मन में बैठ गई बात, ये याद रख लिया, ये आर ई से बड़ा या इक्वल, ठीक है। तो मैंने कहा जी अर्थ, ड्यू टू अर्थ की बात करा, मैं बार बार अर्थ अर्थ नहीं बोलूंगा, इट इज इक्वल टू जी m बाय आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। अर्थ अंदर, अर्थ के अंदर अगर जाएंगे तो वो फिलहाल मैंने बात नहीं की, इज दैट क्लियर, ठीक है। उसकी बात करेंगे, रुको। वो एक सॉलिड स्फीयर है, शेल तो नहीं है। अगर शेल होता तो बाहर ग्रेविटी अंदर 0 होनी थी, शेल के अंदर क्या होनी थी, बिकॉज देयर वाज नो इंट्रैक्शन, क्लियर।
देखो अगर सिंपल शेल बोलूं मैं किसी मास को, हालांकि अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां इसकी वजह से, इस शेल की वजह से यहां ग्रेविटी क्या होगी, जीरो फॉर ए शेल, प्लीज एंड प्लीज। लेकिन सॉलिड स्फीयर है, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसकी बात अगर मैं करूं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज आउटसाइड, तो मैं कहूंगा ठीक है एक प्लॉट बनाते हैं, ये आर ई है, यहां पे है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी एम बाई आर ई स्क्वायर। क्यों? बिकॉज आर की वैल्यू जब आर ई रखेंगे तो हम अर्थ के सरफेस की बात करेंगे, जिस सरफेस पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी थी, उसके बाद घट रही है, ठीक है, उसके बाद घट रही है, उसके अंदर क्या होगा ये बात देख लेते हैं, पहले नोट करो यहां तक, ठीक है कि नहीं। हर्षित, इज देयर अ कंफ्यूजन? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, मान लो ये अर्थ है, ये इसका रेडियस है, यहां से अगर मैं दूर चला जाऊं आगे तो ग्रेविटी कम होती जाएगी, बिकॉज रेडियस, मतलब रेडियस नहीं, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग। आते आते जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचूं तो आर यहां पे कितना है, आर ई के बराबर, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर हम सरफेस पे हैं, ओहो, तो ये अर्थ है, यहां पे एक मास m रखा मैंने, इस मास का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है बेटे, तो वो रखूंगा मैं फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है कि नहीं, ओके। और यानी कि यहाँ पे उसकी वैल्यू मान लो कुछ है, कितनी होती है बाय द वे, 9.8, यानी कि 10 अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जैसे आप दूर जाओगे तो ये क्या होने लग जाएगा, बिकॉज ये 1/r स्क्वायर से कनेक्टेड होती है, ये बात नोट कर लो, है ना, ठीक है ना, ओके। तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर फॉर दिस जोन, इसके अंदर अभी बात करते हैं, नोट करो। एट द सरफेस ऑफ अर्थ एट ऑब्लिक नियर, है ना, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर ई का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है बेटे अप्रोक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, हम जानते हैं काफी टाइम से, ओके। लेट्स कॉल इट जी नॉट, क्या बोलेंगे इसको, जी गोला, छोटा गोला, यस, साफ समझ आया अच्छे से। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है और उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रेंथ सिंपल नहीं है कि हर जगह सेम है, इट इज चेंजिंग। फिलहाल हमने स्फीयर की बात की, तो स्फीयर को हम ट्रीट करते हैं एज अ पॉइंट मास, तो पॉइंट मास का तो चलो जी एम बाई आर स्क्वायर है, खत्म बात। लेकिन याद रहे स्फीयर कहां तक है वहां तक बात, इनसाइड स्फीयर वी नीड टू डू अदर अरेंजमेंट्स, सही बात है कि, लेट्स डू दैट, नोट करते हैं, करो करो नोट करो, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं टॉपिक है ना, इनसाइड द स्फीयर, अगर मान लो मैं यहां आ जाता हूं एट अ डिस्टेंस आर, ऑफ कोर्स, बट कैपिटल आर से छोटा है, टनल खोद लो मान लो सेंटर के पहले, ठीक है, एकदम डायमेट्रिक टनल बनाओ और थोड़ा सा अंदर आ जाओ, तो यानी कि मैं एक चीज देखूं, ये जो यहाँ पे मैंने छोटा सा मास m रखा है, ये m इट्स एज इफ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो ये m जो है ना मेरे बच्चे, ये एक स्फीयर के बाहर है और बाकी शेल्स के अंदर है, ठीक है कि नहीं, तो जो बाहर वाला पोर्शन है उसका कोई असर, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं हर्षित, फिर बताऊं, देखो मेरा बच्चा, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस पूरी स्फीयर को दो पार्ट्स में, एक छोटा गोला और एक बाहर का शेल अलग करूं, तो छोटे गोले के एकदम एज पर है ये मास, टेस्ट मास हमारा, और बड़े शेल के एकदम अंदर है, ठीक है कि नहीं,
तो इस शेल वाला पोर्शन जो है, जो बाहर वाला पोर्शन है, इट विल नॉट एक्सर्ट एनी ग्रेविटी ऑन इट, तो उसकी वजह से नेट क्या होगा। और जो अंदर वाला मास बचा हुआ है, दैट विल एक्ट एज अ पॉइंट मास, जैसे तो है, जैसे स्फीयर है। समझ गए कि नहीं आया समझ? लक्ष्य बेटे, पेनफुल चेहरा क्यों बनाया? ठीक है सदफ बेटा, क्लियर है? ओके, फिर से समझाऊं? ठीक है, मान लो अगर हम इस डेप्थ पे आ गए हैं तो बाहर से तो हम अंदर आ गए, लेयर से हम अंदर आ गए, तो हमारे लिए ये जो पोर्शन है, इट इज नथिंग बट अ शेल, शेल उसके ऊपर शेल शेल शेल, नो ग्रेविटी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पोर्शन। अंदर वाले पोर्शन में जो भी मास है, इसके तो हम बाहर ही हैं, तो हमारे लिए इट इज अगेन अ स्फीयर बट विद अ रिड्यूस्ड मास। नाउ not all the mass of earth is involved, clear है कि नहीं? Let's call it m dash, not m dash, capital M dash, ठीक है, या m e dash या m dash, ठीक है कि नहीं? And I shall write the same equation जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी। क्या लिखी थी मैंने? Acceleration to gravity is equal to g m by r square, लेकिन तब मैंने m e लिखा था, अब क्या लिखूं? m dash by r square, because बाकी डिफंक्ट है जो बाहर वाला मास पोर्शन है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? सदफ बेटे, इज दिस क्लियर? हाँ या ना बच्चे? हर्षित, सिर के ऊपर से तो नहीं गया? पक्का? वही, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये क्या एम डैश है ये। वापस जाओ, एक्सटेंडेड ग्रेविटी देखो क्या लिखा था मैंने, जी एम बाय आर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट मास ना बेटे, एफ बाय एम, इसे देखो जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना? नहीं नहीं, एम अर्थ नहीं, आर तो ये डिस्टेंस, ठीक है। फिर हमने कहा था कि अगर आर को आर अर्थ भरें तो वो सरफेस की मिलेगी हमको, सही बात है, यस और नो? जी एम बाई आर, जैसे ये जी नॉट हो गई, ये 9.8, लेकिन हमेशा नहीं होती, जैसे आप सरफेस से दूर जाओगे तो आर बढ़ता जाएगा, आर आर अर्थ के बराबर नहीं होगा। ये तो हो गया चलो स्फीयर की। अब अगर मैं कहूँ अर्थ के अंदर जाते हैं, तो हमारे पास जो इफेक्टिवली जो स्फीयर ऑफ अर्थ जो पोर्शन है वो इतना ही है जो हम पे ग्रेविटी एग्जर्ट करता है। बाहर तो हमारे लिए शेल्स हैं, दे विल नॉट एग्जर्ट एनी फोर्स एज वेल एज फील्ड ऑन अस, क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई खराबी नहीं, ठीक है। तो मैं इसको ना पहले नोट कर लिया, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, G इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर ई, सही बात है कि? दूसरा, ठीक है, इसमें लिखूंगा G इज इक्वल टू जी एम डैश बाई आर स्क्वायर, आर लेस देन आर ई, इक्वल भी चलेगा, वो कोई मसला नहीं, ठीक है कि नहीं? बात समझ आई? यस और नो? यहाँ पे शेल्स का कोई असर नहीं है, यहाँ पे तो चलो स्फीयर फुल है, तो पूरी की पूरी अर्थ का मास रिस्पॉन्सिबल है हमें पुल करने के लिए अंदर को। यहाँ पे सिर्फ अंदर वाला मास रिस्पॉन्सिबल है, टोटल मास जिसका रेडियस आर ई होना था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें से वही पोर्शन है जो हमारे पैरों के नीचे को है, ठीक है। मान लो हम खुद ही जाएं इस खड्डा, अगर यहाँ से हम टनल खोदें ना और नीचे उतरते जाएं, ठीक है, यस, तो ये ध्यान रखें पहले तो, यस और नो? नोट कर लिया, दोनों चीजों को नोट कर लिया, हाँ या ना? या प्लीज मेरा बच्चा एम डैश समझना, इट्स नॉट टोटल मास ऑफ अर्थ, ओनली द विद इन पोर्शन, कोर जो पोर्शन जो आपके पोजीशन से अंदर अंदर को, ठीक है कि ना, पैरों के नीचे वाला मास। अब इसमें एक मजेदार बात ऐड करते हैं, अर्थ पे जब हम आते हैं, ये ध्यान रखना, नियर सरफेस ऑफ अर्थ, ये एक रेस्ट्रिक्टेड टॉपिक है, दिस इज ऑल टाइम वैलिड, बट ये रेस्ट्रिक्टेड टॉपिक है। जब हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बोलते हैं तो हम जनरली हाइट की बात करते हैं, क्या करते हैं? समझ रहे मेरी बात की नहीं? सपोज हम लेट्स से आईफिल टावर पे चढ़ गए, तो लेट्स से कुछ हाइट है उसकी,
हम बोलते हैं एट अ हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक है कि नहीं। मैं बोलूंगा हाइट h पे चढ़ना, उस हिसाब से हम कौन से केस में है बेटे, पहले वाले, वी आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सही बात है कि नहीं। और r लिखूंगा मैं आर ई प्लस एच, डू यू ऑल रियलाइज इट, हाँ या ना, यस और नो। तो कभी हाइट दी हो तो r क्या लिखोगे, आर ई प्लस एच, कोई शक बेटे इसमें, हाँ या ना, नोट कर सकते हैं। डायग्राम रखो ताकि काम आए, और वो फॉर्मूला यहां हम वापस लिखेंगे, हमें जरूरत नहीं अब उसकी। We know we are above the surface of earth, so GH is equal to GME by RE plus H का होल स्क्वायर। Do you realize this? हाँ या ना, है ना, मतलब वही स्मॉल आर के बदले हम हाइट की टर्म्स में, ठीक है। बिकॉज अगले हम जनरली अर्थ पे अगर बात करें तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ 2 किलोमीटर ऊपर, 10 किलोमीटर ऊपर, क्लियर है। इफ ओनली, ये ध्यान रखना बच्चे प्लीज एंड प्लीज, इफ h इज स्मॉल एंड स्मॉल देन r e, अगर नहीं है तो ये ठीक है, दिस इज फाइन, h कुछ भी हो, दिस इज ऑल टाइम वैलिड, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई 10,000 किलोमीटर भी हाइट बता रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहां रख दो 10,000 और ये 6400 किलोमीटर, मीटर्स में कर लेना बचेगा 10,000 ठीक है। मान लो अर्थ से 5r बोलता है कि ऑलरेडी हम रेडियस r से कितने 5r और दूरी, तो आपका ये 6r हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नथिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर h स्मॉल है r e से तो इसकी एक अप्रोक्सीमेशन निकल के आती है, क्या निकल के आती है, अगर स्मॉल है तो, इज दैट क्लियर, या फिर मन में कंफ्यूजन है, स्मॉल है तो हम एक काम करेंगे, यहां से आर ई स्क्वायर बाहर निकालेंगे, तो जी एच इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर आ गया, तो 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, यस और नो, हाँ या ना, हर्षित इज दिस क्लियर। जी नॉट है ना, ये बना इफ एंड ओनली इफ, दिस इज जी एच इज इक्वल टू जी नॉट, यानी कि जी सरफेस इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई का -2, बाइनोमियल थ्योरम से इसको आउट, याद है छोटा है ना, अब एच बाई आर ई इज वेरी स्मॉल, तो हम लिखते थे इफ x इज स्मॉल तो 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज 1 प्लस एन एक्स, याद आया कि नहीं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर स्मॉल x, राइट। यहां पे भी वही है, दैट इज g नॉट इंटू 1 माइनस 2 h बाई आर ई। बट प्लीज एंड प्लीज, इसमें सबसे ज्यादा मुसीबत क्या है बच्चों के, वो इस h को एनालाइज नहीं करते हैं। कई बार दिया होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तो तब h इज नॉट स्मॉल, तब h इज कंसिडरेबल, 2 3 10 किलोमीटर तक आप ये मान सकते हो, अदर देन दैट यू हैव द यूनिवर्सल फॉर्मूला, डोंट फॉरगेट इट, ये है, ओके। हाँ बेटे कोई सवाल, दिस इज ओनली एन अप्रोक्सीमेशन, क्या है बेटे ये, ओनली एन अप्रोक्सीमेशन, क्लियर है कि नहीं, होल्ड करना, ओके। तो एज लॉन्ग एज h इज स्मॉल, h देखो ना, पहले मैंने आर ई प्लस एच किया ना, तो h स्मॉल होने का मतलब थोड़ी है कि भाई खड्डे में ही जा रहे हैं, ठीक है, यस, वो ऊपर आएगा ना -2 नीचे, देखो 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 यहाँ पे 2 था, इसको फिर मैंने पूरा ऊपर कर दिया, ठीक है कि नहीं, ओके। ये तो हो गया वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मेरी नजर में इट्स नॉट अ टॉपिक यू शुड बी लाइक से क्यों हमने तो ये कर ली है, ग्रेविटी ही है यार, वेरिएशन तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। अब ठीक है हाइट छोटी है तो क्या करेंगे, कोई तंग नहीं कर सकता तुमको, तुम अगर इसी को करोगे ना, नथिंग रॉन्ग इन इट, ये तो ऐसे ही है, मतलब ना थोड़ा सा कैल कैल हाँ एग्जैक्टली, अदरवाइज इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं एट लेट्स से 20 किलोमीटर क्या होगी जी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, तो आप कुछ मत करो, आप लिखो एट 20 किलोमीटर हाइट, है ना,
अब वो ठीक है यार, जी एम अर्थ बाय आर विच इज 6400 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर का स्क्वायर। तो ध्यान रखना यहाँ किलोमीटर से क्या है। गुड। अब देखो क्या दिक्कत है इसमें, कहाँ 6400 और कहाँ 20। तो आई विल प्रेफर कि मैं इसको लिखूं जी एम ई बाई 6400 स्क्वायर इंटू 1 + 20/6400 का स्क्वायर। इसको मैं बोलूंगा 10। ओके, तो मेरे लिए आसान हो गया और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। 1 - 2 × 20/6400, दैट्स ऑल बेटे। आपको कोई नहीं रोकेगा ये अप्रोक्सीमेशन करने से, अगर आप करना चाहो तो। याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमने टॉपिक पढ़ा है, इसलिए इट इज नथिंग बट अ कैलकुलेशनल ईज, नथिंग एल्स। आपको न्यूमेरिकली थोड़ा सा बरी कर दिया जाता है ताकि आपको बार बार जी की वैल्यू, एम की वैल्यू और आर की वैल्यू ना डालनी पड़े। क्लियर है कि नहीं? समझ गए मेरी बात के नहीं? ओके, सपोज मैं आपसे कह रहा हूं एट अ हाइट इक्वल टू 2r अर्थ, यानी कि अर्थ का कितना हाइट रेडियस है 6400 किलोमीटर। आपसे मैं कह रहा हूं कि उससे भी डबल हाइट पे है कोई चीज, तो ग्रेविटी कितनी होगी? तो आप निकालने बैठ जाओगे। देखो क्या करना, G इज इक्वल टू जी एम अर्थ बाई आर प्लस 2r का स्क्वायर। लाओ जी, मुझे नहीं पता जी कितना है, मुझे नहीं पता मास ऑफ अर्थ कितना, मुझे नहीं पता रेडियस पता है, मुझे पता ही नहीं है, तो क्या करूं मैं? ध्यान से देखो, ध्यान से। आई सिंपली से इट इज जी एम बाई 3 यानी कि 9re स्क्वायर। मुझे इतना पता है कि इसकी वैल्यू 10 है बच्चों, 10 या 9.9 कर लो, कुछ नहीं, 9.9/9 तो 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे इसमें, अगर आप बेवकूफ होगे तो आप इसको h मानोगे और फॉर्मूला वही लगाओगे जो लास्ट पे बोला है। ठीक है, तो डोंट बी एन इडियट इन दैट केस, है ना। डोंट गो आफ्टर सर ने बोला है कि भाई 1 - 2h/r रख दो इधर, h की वैल्यू 2r, खत्म हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगी ग्रेविटी। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से। 1 - 2 into h is 2r/r into g naught। 1 माइनस कितना हुआ 4, -3 मतलब रिपल्शन ही होगी यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? राइट, सो दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक। दिस थिंग इज नॉट समथिंग जिसके पीछे तुम मरो, है ना। बस ये ध्यान रखो कि यार एक कैलकुलेशनल ईज कर दिया हमारे। वन लास्ट पॉइंट आई हैव टू, है ना, डेप्थ पे भी करना खत्म। घर वाले तो नहीं आ जाएंगे यहाँ पे? लक्षा, ठीक है, रिकॉर्ड सुना देना उनको कि मैं बुलाता हूँ घर वालों को। हर्षित, क्लियर है बेटे? जल्दी तो नहीं बता दी सारी चीजें? यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द वेरिएशंस कि ठीक है यार, आर बाहर हो या अंदर को हो तो क्या करेंगे। मिटा दो। लेट्स गो बैक टू दी, ये आर है, ये कैपिटल आर। ठीक है, ध्यान से देखो सभी लोग, एम डैश और इसका एम ई, यस और नो? क्या आप सभी लोग मानते हैं मास विल बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? है ना, है ना। क्यूब मतलब स्फीयर है। हर्षित, नहीं आ रहा समझ? मैंने कहा क्या आप सभी लोग समझते हैं कि किसी भी बॉडी का मास उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा होगा, अलॉन्ग एज लॉन्ग एज डेंसिटी सेम है। ऑफ कोर्स इसकी डेंसिटी रेस्ट ऑफ द मास की डेंसिटी तो सेम ही है, लेट्स एज्यूम यूनिफॉर्म डेंसिटी। ठीक है, मैं डेंसिटी के पीछे जाना ही नहीं चाहते यहाँ पे। मैं इतना बोलूंगा जी एम डैश बाय आर स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? ये बात सच है, लेकिन एम डैश क्या होता है यार? I have no idea about m dash. I can only say yes, m dash by me is 4/3 pi r cube by 4/3 pi r cube. Do you realize क्या किया मैंने? Masses are in the ratio of volumes. Clear है कि नहीं? जितना बड़ा वॉल्यूम उतना बड़ा मास, टोटल वॉल्यूम टोटल मास, छोटा वॉल्यूम छोटा मास, छोटा मास छोटा वॉल्यूम, टोटल मास टोटल। ठीक है कि नहीं? है ना। मैं सच कह रहा हूँ, नॉर्मली आप डेंसिटी वगैरह लेके दुखी हो जाएंगे, लेकिन मैंने सीधे बोल दिया ठीक है, मासेस का रेशियो तो उनके डेंसिटीज के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? हर्षित, क्लियर है कि नहीं ना? अच्छे से समझ आया? तो बस एम डैश को एम ई के टर्म्स में यहां रख दो।
क्या बोला मैंने? एम डैश ही है ना मुसीबत वहां पे। बिल्कुल मेरा बच्चा, बिल्कुल, क्यों नहीं। आर क्यूब बाय आर ई क्यूब, ठीक है। तो जिगरीज हम यहां लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू जी बाय आर स्क्वायर, एम डैश के बदले एम ई आर क्यूब बाय आर ई क्यूब। ये बात सही है कि नहीं? देखो एम डैश इज एम ई आर क्यूब बाय आर ई क्यूब। हर्षित, एनी डाउट? ठीक है सतत बेटे, अच्छे से समझ आया? फिर से बताऊं? ठीक है फिर बताऊं? बता दो, कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं जितना छोटा वॉल्यूम, छोटा मास बाय बड़ा मास विल बी इक्वल टू छोटा वॉल्यूम बाय बड़ा, डेंसिटी तो सेम है, ठीक है, राइट। तो मासेस विल बी इन द रेशियोज ऑफ वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स में क्योंकि क्यूब स्फीयर्स हैं ये, तो 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई, अपना अपना वॉल्यूम तो अपना अपना मास, अपना अपना वॉल्यूम तो अपना अपना मास। समझे कि नहीं? समझे बॉस? ठीक है, छोड़ तो नहीं गया बेटा? हाँ ठीक है। हर्षित बताओ यार। तो बेटा ये आर स्क्वायर और ये आर में से एक आर बचेगा, आर क्यूब में से, तो वी हैव जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर आर बाय आर ई। आई वुड लाइक टू से इट लाइक दिस। सही बात है मेरे बच्चों? ओ हाँ यार ना, ठीक है कि इट लुक्स लाइक दिस जी इज proportional to the arc and it is zero at the center. क्या समझ आया क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं मैं within the sphere, and in this case our earth as well, within the sphere the gravitational acceleration is proportional to, यानी कि सेंटर पे क्या होगी ग्रेविटी? जीरो। सेंटर पे आर क्या होगा बेटे? सेंटर पे ही तो आ गए, वापस आ गए हम, सेंटर से ही तो मेजर कर रहे थे सब चीज। स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड एट द सेंटर स्मॉल आर विल बी जीरो एंड ग्रेविटी विल आल्सो बी जीरो। यानी कि एक्चुअली आप समझ लो, जैसे आप इस अंदर आओगे तो ये भी शेल हो गए सारे के सारे, अंदर आते जाओगे तो और मास शेल होता जाएगा, जब सेंटर पे आओगे तो सारे के सारे क्या होंगे तुम्हारे लिए? शेल्स। क्लियर है कि नहीं? ओके, अंडरस्टैंड? राइट और नो? हाँ या ना? ये सिनिस्टर स्माइल तुम्हारी क्या, किस लिए? फंस गए थे सिर में ये? चलो ठीक है, यहां तक समझ गए कि नहीं? ओके, वन लास्ट पॉइंट, ये क्लोज हो गया ना फिर, दैट्स व्हाई लेट होगी क्लास स्टार्ट, माना करो। ठीक है बेटे। हर्षित, हर्षित तो आज पूरी तैयारी करके आया है। सदफ, तुम क्या ढोलक बजा रही हो जरा? ये टफ तो नहीं लगा? वॉल्यूम रेशियो, मास रेशियो, हमेशा ऐसे किया करो जब तक डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। जब आप थोड़े मैच्योर हो जाओगे आप समझ लोगे कि कई बार डेंसिटी चेंज भी हो सकती है, स्पेशली नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, तब टेक केयर, है ना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस वेरी गुड, इंटीग्रेट। ठीक है, तुमको इतना मुझे नहीं लगता, खैर आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, एडवांस में अगर गया बच्चा तो उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन इट्स फाइन एनीवे। ठीक है, क्लियर नोट है? पक्का? चलो ठीक है, लास्ट पॉइंट। अब मैंने कहा था अर्थ पे रहते हमारे लिए हाइट या डेप्थ इंपॉर्टेंट है। भाई किसी ने टनल खोदी है तो वो बोलेगा ना मैंने 4 किलोमीटर डीप टनल खोदी है, तो ग्रेविटी कैसी होगी? डेप्थ डीप है बेटे। तो बेटा ये जो आर है यहां से यहां तक, इट इज आर अर्थ माइनस डी, ठीक है कि नहीं? दैट्स इट। तो जी एम बाय आर अर्थ का स्क्वायर एम ई इंटू आर इज कैपिटल आर अर्थ माइनस डी डिवाइडेड बाय आर अर्थ। मैंने लिखवाया था अभी ना ये, ठीक है। दिस इज आर जी नॉट और बच गया 1 माइनस डी बाई आर ई। ये ऑलवेज एप्लीकेबल है विद इन द अर्थ, ये ध्यान रखना। इसमें नहीं है कि डी छोटा होना चाहिए, इसमें डी का छोटा होना जरूरी नहीं है, बट इजी हो जाए। एच का, एच का, एच, डी नहीं,
एच का छोटा होना जरूरी है उस फॉर्मूला की वैलिडिटी के लिए, या डी का छोटा होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। एनी डी वट एवर, अगर डी आर है तो आर बाय आर 1 - 1 0 विच इज वी नो। ठीक है कि नहीं? तुम क्या हंस रही हो? पक्का थक गई? साहिला मैम बोलेगी आप ही पढ़ाओ, मैं रहने देती हूँ। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। फाइन, नोट कर लो, नोट कर लो बस। ये ग्राफ नोट कर लेना, ये पहले मैंने बता दिया था और ये हो गया। ठीक है कि नहीं? दिस इज जी। ये बात ध्यान रखना बेटे, सबसे ज्यादा सरफेस पे होती है। कहाँ पे होती है? उसके आगे भी कम होती है और अंदर को भी कम होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आई होप इट वाज नॉट सो मच, बट ये है कि बिजली का आना जाना बहुत हो रहा है। थैंक यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और ढिंडोरा पीटना है। बाय बाय।